नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं देखेंगे दोस्तों आज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। आज का सेशन हमारा रहेगा उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। तो उत्तराखंड में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों, चाहे वो आपका वनाग्नि हो, भूकंप हो, या भूस्खलन हो, अतिवृष्टि हो, या फिर हिमखंडों का गिरना हो, या बाढ़ हो। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलूं कि ज्योग्राफी में उत्तराखंड का जो भूगोल हम देख रहे हैं, इसमें आपके कुछ टॉपिक रह गए हैं अभी, उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम जीएस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश को जो है दोस्तों प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है। ठीक है, यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव है दोस्तों, फिर भी पूर्व तैयारी, बचाव, राहत कार्य और पुनर्वास आदि के द्वारा जो है इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो आपदा है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में आपदाएं जो हैं, कौन कौन सी आपदाएं जो हैं उत्तराखंड में आती हैं। तो उनमें वनाग्नि, भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, हिमखंडों का गिरना और बाढ़ प्रमुख हैं। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है उसके कारण दोस्तों उत्तराखंड में जो है प्रतिवर्ष जो है प्राकृतिक आपदाएं जो हैं देखने को मिलती हैं, जिससे दोस्तों अत्यधिक जनधन की हानि होती है। और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव है, लेकिन फिर भी पूर्व तैयारी, बचाव, राहत कार्य और पुनर्वास आदि के द्वारा जो है इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, ये आप याद रखेंगे सारे। पहला है आपका वनाग्नि, दूसरा भूकंप, तीसरा भूस्खलन, चौथा अतिवृष्टि, पांचवा हिमखंडों का गिरना और छठा बाढ़। तो इनको याद रखेंगे दोस्तों, और इन पर दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला देखेंगे वनाग्नि, तो आप इससे परिचित हैं सभी। वनाग्नि यानी कि वनों में जो आग लगती है, जिसके कारण जो है कई जो है दोस्तों पर्यावरण को नुकसान होता है और जीवों को नुकसान होता है। ठीक है, और काफ़ी जो है दोस्तों जनधन की इसमें हानि होती है। तो देखिए, वनाग्नि की बात करें तो दोस्तों राज्य के कुल भूभाग के लगभग जो है 45% भाग पर जो है वन है। ठीक है, कितने परसेंट भाग पर वन है? 45% भाग पर। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वनाग्नि दोस्तों किन कारणों से वनों में आग लगती है, तो इनको आप जरूर याद रखें। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा यानी कि वनाग्नि की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि, यानी कि पत्थरों के घर्षण से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है, या फिर मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा, जैसे आपका जलती माचिस की तीली या बीड़ी सिगरेट फेंकने, या फिर कृषकों द्वारा खेती का अवशेष जलाने, या जानबूझकर आग लगाने, या वनों की अवैध चोरी को रोकने, या कोई उत्सव की आतिशबाजी के कारणों से दोस्तों उत्तराखंड को जो है दोस्तों वनाग्नि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे कारण आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इससे दोस्तों कभी कभी जो है प्रत्यक्ष मानव शरीर, व बस्तियां, वन्य जीवों, वन क्षेत्रफल, वन आधारित उद्योगों तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके साथ साथ वनों को नुकसान होता है। आप सभी जानते हैं आग लगने से जीवों को नुकसान होता है, जो वनों में जीव रहते हैं, वन क्षेत्रफल, ठीक है, वन आधारित उद्योग और पर्यावरण पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ प्रत्यक्ष मानव शरीर भी, आपने रिसेंटली एक घटना आपने सुनी होगी, अल्मोड़ा जनपद की बिनसर रेंज में जो है आग लगी थी, जिससे दोस्तों काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें जलने से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों भूकंप। ठीक है, वनाग्नि के बाद दूसरा भूकंप। यहाँ से भी दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे आपके जोन से पूछे जाते हैं। कि आप सभी जानते हैं भारत को भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से 5 जोन में बांटा गया है। तो इन 5 जोनों का बारे में पूछा जाता है, और उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद आते हैं, किस जोन में आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो वो भी देखेंगे हम, भूकंप जोन में उत्तराखंड के जनपद कौन कौन से आते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि ये 5 जोन में जो है तीव्रता क्या रहती है भूकंप की। ठीक है, ये पूछा जाता है। देखिए, भारत को भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से कितने जोन में बांटा गया है? 5 जोन में बांटा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। इस 5 जोनों में जोन 4 और जोन 5 में दोस्तों उत्तराखंड के जनपद आते हैं।
ठीक है, उनके बारे में हमें स्पेशली जानना है। ठीक, चलिए देखिए 5 जोनों में बांटा है, तो 5 जोनों में पहला जोन देखिए क्या तीव्रता रहती है। देखिए जोन फर्स्ट में दोस्तों न्यूनतम प्रभावी क्षेत्र है ये, और 5 से कम तीव्रता रहती है भूकंप की यहाँ। ठीक है, यानी कि जोन फर्स्ट में जो भूकंप की तीव्रता रहती है वो 5 से कम रहती है, और ये न्यूनतम प्रभावी क्षेत्र है आपका। ठीक है, दूसरा जोन 2 आपका, देखिए जोन 2 में क्या रहता है, देखिए भूकंप की तीव्रता 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 भूकंप की तीव्रता रहती है जोन 2 में। और जोन 3 में क्या रहता है, ये मध्य प्रभावी क्षेत्र है, और यहाँ पर भूकंप की तीव्रता रहती है 6 से 7। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और जोन 4 में दोस्तों ये अधिक प्रभावी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में दोस्तों भूकंप की तीव्रता रहती है 7 से 8। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका जोन 5, और जोन 5 में दोस्तों ये अत्यधिक प्रभावी क्षेत्र है, और विनाशकारी जो है भूकंप जो है इस क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर भूकंप की तीव्रता रहती है 9 से अधिक। ठीक है, 9 से अधिक जो है दोस्तों तीव्रता रहती है जोन 5 में। तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ये पांचों जोन को आपने अच्छे से याद रखना है। कहाँ पर 5 से कम तीव्रता रहती है, कहाँ पर 5 और 6 से 5 और 6 के बीच में तीव्रता रहती है, कहाँ 6 से 7, इसको आपने ऐसे याद रखना है। जोन फर्स्ट में 5 से कम तीव्रता रहती है भूकंप की, जोन 2 में 5 और 6 के बीच में तीव्रता रहती है, और जोन 3 में 6 और 7 के बीच में भूकंप की तीव्रता रहती है, और जोन 4 में 7 से 8 भूकंप की तीव्रता रहती है, और जोन 5 में 9 से अधिक जो है भूकंप की तीव्रता रहती है, जिसको अधिकतम प्रभावी क्षेत्र हम कहते हैं जोन 5 को। तो दोस्तों भूकंप जोन में उत्तराखंड के जनपद कौन कौन से आते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 जोन नहीं देखने हैं, यानी कि वहाँ पर आपको तीव्रता देखनी है। ठीक है, कितनी तीव्रता रहती है उस क्षेत्र में, और यहाँ पर स्पेशली आपको जो है जोन 4 और 5 के बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जोन 4 में जो है जहाँ पर जिस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता 7 से 8 रहती है, वो जनपद कौन कौन से हैं उत्तराखंड के जो जोन 4 में आते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों। जोन 4 में कितने जनपद आते हैं इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें देहरादून आता है, टिहरी आता है, उत्तरकाशी आता है, नैनीताल आता है, और ऊधम सिंह नगर आता है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी जो है भूकंप की तीव्रता से किस जोन में आता है। ठीक है, नैनीताल किस जोन में आता है। ठीक है, देहरादून किस में आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे जोन 4 में जो है कौन कौन से जनपद आते हैं, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर, ये 5 जिले आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जोन 5 की बात करें तो यहाँ कौन कौन से जनपद आते हैं जोन 5 में उत्तराखंड के, इनमें आप याद रखेंगे चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो ये दोस्तों 2, 4, 6 आपके जो जनपद हैं ये किस में आते हैं, जोन 5 में आते हैं। और जोन 5 दोस्तों ये अत्यधिक प्रभावी क्षेत्र है, और यहाँ पर भूकंप की तीव्रता जो है 9 से अधिक रहती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपने याद रखनी है, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से कुछ आपके क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो है उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप कब आया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, बद्रीनाथ में आया सबसे तीव्रता का भूकंप, बद्रीनाथ। ठीक है, यानी कि चमोली, बद्रीनाथ में जो है सबसे तीव्रता का भूकंप आया, कब आया पूछा जाता है। याद रखेंगे इसको, बद्रीनाथ में कब आया भूकंप, ये आया 1 सितंबर 1803। ठीक है, अगर आपको कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का जो भूकंप है वो कहाँ आया और कब आया, तो याद रखेंगे बद्रीनाथ में आया 11 सितंबर 1803 में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दोस्तों, और तीव्रता क्या थी ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो तीव्रता क्या थी जो बद्रीनाथ में जो भूकंप आया था 1803 में, तो इसकी तीव्रता थी दोस्तों 9 से अधिक। ठीक है, 9 से अधिक, यानी कि बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है आपका, चमोली में। चमोली आपका किस जोन में आता है, जोन 5 में आता है। ठीक है, और जोन 5 में मैंने आपको बताया था तीव्रता क्या रहती है भूकंप की, 9 से अधिक रहती है। ठीक है, याद रखेंगे। कब आया भूकंप, 11 सितंबर 1803। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सॉरी 11 सितंबर नहीं, 1 सितंबर, सॉरी।
ठीक है, 1 सितंबर 1803। इसके साथ साथ आपको याद रखना है देहरादून में भी आया था एक भूकंप। कब आया था पूछा जाता है। तो भूकंप आया था देहरादून में और तीव्रता क्या थी, 8 से अधिक तीव्रता थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था देहरादून की जोन में आता है, 4 में आता है, जोन 4 में। तो वहाँ पर 7 और 8 के बीच में जो है भूकंप की तीव्रता रहती है। तो ये भूकंप देहरादून में कब आया था ये पूछा जा सकता है आपको। देहरादून में आया था दोस्तों 1937 में। ठीक है, 1937 में दोस्तों देहरादून में भूकंप आया था और इसकी तीव्रता थी 8 से अधिक। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके दो ही, इनको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए भूकंप की तीव्रता को मापने हेतु उत्तराखंड राज्य में 3 जो है भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ हैं ये आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। पहला है देहरादून, दूसरा टिहरी में और तीसरा है आपका गरुड़ गंगा चमोली में। तो तीनों आपको याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, भूकंप मापने हेतु जो है भूकंप मापी स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, देहरादून में, टिहरी में और चमोली में। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो दोस्तों भूकंप से ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली जो आपदा है वो है आपका भूस्खलन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप भूस्खलन जानते हैं, किस कारणों से भूस्खलन आता है। देखिए भारी वर्षा, वो भूकंप तथा सड़क निर्माण, पेड़ों का कटान आदि कारणों से उत्तराखंड में भूस्खलन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि भूस्खलन किन कारणों से होता है, अत्यधिक बारिश हो जाती है, भूकंप आता है और सड़क निर्माण में भी दोस्तों जो है भूस्खलन आता है, क्योंकि सड़क निर्माण में भी पेड़ काट ले जाते हैं और साथ ही साथ जो है काफ़ी इसमें जो है दोस्तों सड़क निर्माण में भी भूस्खलन देखने को मिलता है। तो ये कारण है दोस्तों भूस्खलन के। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखने वाला क्या है, यहाँ पे याद रखना है आपने कि एक जो है आपका भूस्खलन आया था, मालपा भूस्खलन। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मालपा भूस्खलन कहाँ आया था। ठीक है, तो मालपा भूस्खलन दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद में आया था। और मालपा क्या है, पिथौरागढ़ का एक गांव है। ठीक है, यहाँ पर एक भूस्खलन आया था। कब आया था पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 18 अगस्त 1998। ठीक है, 18 अगस्त 1998 में दोस्तों ये मालपा भूस्खलन आया था पिथौरागढ़ में, इसको याद रखेंगे। और इसमें बचाव कार्यक्रम पूछा जाता है कि इसमें बचाव के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया था वो कौन सा था। तो यहाँ पर याद रखेंगे बचाव कार्यक्रम जो था वो था आपका ब्लू एंजल। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इसको आपने याद रखना है। पहला यहाँ से आपको याद रखना है कि मालपा भूस्खलन जो है कब आया। ठीक है, 18 अगस्त 1998 में आया। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है मालपा। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसके बचाव के लिए दोस्तों जो कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, उन कार्यक्रमों में दोस्तों आपका क्या है, कौन सा कार्यक्रम चलाया, वो चलाया आपका ब्लू एंजल। ठीक है, ये पूछा गया है ब्लू एंजल कार्यक्रम जो है कब चलाया और किसके बचाव के लिए चीज़ें चलाई। ठीक है, यानी कि ब्लू एंजल जो बचाव कार्यक्रम है ये कब चलाया गया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको, या आपको ये पूछा जा सकता है कि किस आपदा के दौरान जो है ये बचाव कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, याद रखेंगे ब्लू एंजल। ठीक है, चलिए और इसी में आपने याद रखना है दोस्तों कि राज्य की सबसे बड़ी आपदा कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं केदारनाथ में जो आपदा आई थी 16-17 जून 2013 में, जिससे दोस्तों काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी जनधन की हानि हुई। तो इसके साथ साथ हमने वो भी देखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि राज्य की सबसे बड़ी आपदा कौन सी है, तो राज्य की सबसे बड़ी आपदा है केदारनाथ आपदा। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से बचाव कार्य चलाए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा पहला कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी आपदा कौन सी है। तो सबसे बड़ी आपदा है केदारनाथ आपदा। कब आई, तिथि याद रखना है, ये पूछा गया है 16-17 जून 2013 को दोस्तों ये आपदा आई। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों सरकार को जो है 13,000 करोड़ की क्षति हुई इस आपदा में। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें काफ़ी लोग जो है मारे गए, तकरीबन इसमें जो है 4,000 लोग जो है इसमें लगभग मारे गए दोस्तों। ये काफ़ी जो है दोस्तों
काफ़ी भयंकर जो है दोस्तों ये आपदा थी। और अब कैसे ये आपदा आई आप सभी जानते हैं कि आपका जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, उसके उत्तर पूर्व में जो है क्या है, उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत पर स्थित जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत जो है दोस्तों पिघलकर टूट गई थी। ठीक है, और गांधी सरोवर जो यानी कि जिसको हम चोराबाड़ी झील कहते हैं उसमें गिरा, जिससे झील का जल जो है दोस्तों केदारनाथ की ओर मलबे के साथ तीव्र वेग से प्रवाहित हुआ, जिस कारण मंदिर परिसर की लगभग 90 धर्मशालाएं व सैकड़ों दुकानें नष्ट हो गई। ठीक है, और पूरा मंदिर परिसर जो है दोस्तों मलबे से पट गया। ठीक है, तो काफ़ी सारा जो है दोस्तों इसमें जन धन की हानि हुई। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से बनेंगे। देखिए, पहला आपको पूछा जाएगा कि राज्य की सबसे बड़ी आपदा कौन सी है, तो वो है आपका केदारनाथ आपदा। कब आई थी? 16-17 जून 2013 को। ठीक है, ये डेट याद रखें, ये पहले भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कारण क्या है? देखिए, अतिवृष्टि व बादल फटने के कारण जो है ये आपदा आई, और साथ ही साथ केदारनाथ के ऊपर जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है उसके टूटने के कारण चौराबाड़ी ताल टूट गया और वह मंदाकिनी नदी घाटी में भारी तबाही लाया। यानी कि जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, ठीक है, मंदाकिनी नदी में ये ग्लेशियर टूटा। ठीक है, और इसका जो मंदाकिनी नदी का जो पानी है इसने दोस्तों तबाही मचाई वहाँ। ठीक है, और काफ़ी नुकसान किया। तो इसके लिए दोस्तों सरकार द्वारा, सेना द्वारा बचाव कार्य हेतु जो है एक जो है आपका ऑपरेशन चलाया गया। तो ये पूछा गया है दोस्तों कई बार। तो बचाव कार्य के लिए सेना के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया, ये पूछा गया था। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप जो है कब चलाया गया था? यानी कि केदारनाथ आपदा में जो है बचाव कार्य के लिए सेना द्वारा दोस्तों ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको इससे याद रखना है कि जो आपदा है दोस्तों, इस आपदा के कारण जो है गंगोत्री मार्ग जो है आपका 98 दिन बंद रहा। यमुनोत्री मार्ग जो है 103 दिन बंद रहा, ये भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ केदारनाथ मंदिर में दोस्तों 86 दिन तक जो है पूजा अर्चना बाधित रही। यानी कि 86 यानी कि 86 दिन तक जो है केदारनाथ में यानी कि केदारनाथ मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले। ठीक है, ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं दोस्तों केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके संदर्भ में। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि देखिए दोस्तों, आपदा की अगर हम बात करें मूल कारणों की, यानी कि किन कारणों से जो है दोस्तों आपदा आती है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं दोस्तों मानव का हाथ भी जो है कहीं न कहीं, यानी कि मानव की भी भूमिका उसमें रहती है। साथ ही साथ देखिए, जैसे मानव की भूमिका की बात करें तो देखिए, पहला जैसे आपका बढ़ता शहरीकरण है और वनों का ह्रास है। साथ ही साथ जो है दोस्तों अवैध खनन है। ठीक है, और साथ ही साथ बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण है, और जलीय तंत्र में परिवर्तन है। तो ये कुछ कारण हैं दोस्तों आपदा के, और यहाँ पर जो है ये मानव जनित कारण है। ठीक है, जैसे आपका बढ़ता शहरीकरण की बात करें तो आबादी में भी वृद्धि के कारण भी राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी है शहर यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ पर दोस्तों उनके लिए जो नीड्स हैं लोगों की, वो कहाँ से पूरी करेंगे? तो उसके लिए भी वो जो है दोस्तों क्या करते हैं, आपदा को जो है आमंत्रित करते हैं। ठीक है, यहाँ की जो शहरी आबादी दोस्तों, शहरी आबादी में भी जो है दोस्तों 10 की वृद्धि जो है हुई है। ये पूरी शहरी आबादी की वृद्धि से भी कहीं अधिक है, और इसके लिए चलते दोस्तों पहाड़ों को तोड़कर, वो वनों को काटकर रोड व अन्य आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाना पड़ा है। तो इन कारणों से भी दोस्तों कई कारण हैं आपदा के। ठीक है, तो मूल कारणों की बात करें तो कुछ ही मूल कारण हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में फिर हम केदारनाथ पर जो आपदा आई है, इस आपदा के बारे में डिटेल में फिर हम जो है दोस्तों अगली क्लास में जो है दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो आपदा जो केदारनाथ में आई और क्या क्या उसमें जनधन की हानि हुई, कितने लोग मारे गए, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, चल उसके बाद चौथा आता है दोस्तों, आपका चौथी आपदा है अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि देखिए, अतिवृष्टि मतलब बरसात के मौसम में अचानक किसी क्षेत्र विशेष में अधिक वर्षा अर्थात बादल फटने से प्राय प्रत्येक वर्ष राज्य को व्यापक जनधन की हानि का सामना करना पड़ता है। तो अतिवृष्टि से दोस्तों भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी आपदाएं शुरू हो जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। चौथा कौन सी आपदा है? अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक बारिश और
बादल फटने की जो घटना होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पांचवा है दोस्तों हिमखंडों का गिरना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमस्खलन बोलते हैं। ये पांचवी है आपदा, ठीक है। देखिए, राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी अधिक होती है, वहां क्या होता है, शीत ऋतु में पहाड़ों से हिमखंडों के लुढ़कने व गिरने की घटनाएं होती हैं, जिससे जो है दोस्तों जनधन की हानि होती है, ठीक है। याद रखेंगे, हिमखंड क्या होते हैं, शीत ऋतु में क्या होते हैं, हिमखंड टूट के गिरने लगते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों ये बाढ़ का रूप ले लेती हैं, और जिससे काफ़ी जो है जनधन की हानि होती है। तो इसमें आपको हिमस्खलन में आपने याद रखना है, चमोली में हुआ था एक हिमस्खलन, तो इसको याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि 7 फरवरी 2021 को चमोली में हिमस्खलन हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, ऋषिगंगा, इनकी जो ऋषिगंगा है वहाँ, ऋषिगंगा में अचानक बाढ़ आ गई, यानी कि बर्फ के जो हिमखंड है वो पिघले, और उनकी वजह से दोस्तों ऋषिगंगा में जो है अचानक बाढ़ आ गई, ठीक है, चमोली में। तो कब आई ये याद रखेंगे, 7 फरवरी 2021, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपको, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं हमने देखी, वनाग्नि, भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, हिमखंडों का गिरना और बाढ़। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।